बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कांटों से तेरे लफ्ज़ से जो फूलों में ढल गए, अंदाज़े बयान बात की सूरत में खाड़ दी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम #अंदाज़े बयां की तमाम टीम और काशिफ कुरैशी की जानिब से प्यारे पाकिस्तान और दुनिया भर में मौजूद तमाम प्यारे पाकिस्तानियों और अहले इस्लाम को गुज़श्ता ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस उम्मीद के साथ कि आपकी ईद खैर-ओ-आफियत के साथ गुजरी होगी, आइए नजर डालते हैं गुज़श्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के हवाले से होने वाली एक्टिविटीज पर और जानते हैं असद निजामी से कि क्या कहता है सोशल मीडिया। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम काशिफ। गुज़श्ता ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। दैट्स गुड। क्या कहता है जी सोशल मीडिया पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के हवाले से? काशिफ, एक तो ईद के हवाले से जाहिर है बहुत ज्यादा एक्टिविटीज आती हैं, लोग अपनी बड़ी ज्यादा अपनी वो पिक्चर लगाते हैं कुर्बानी करते हुए और मुख्तलिफ जगहों पे जाते हुए। वो खैर हमारा एक टॉपिक भी है जो हमने आज डिस्कस करना है कि मुकाबला क्यों बन जाता है ये वाली ईद के ऊपर, क्या बात वो मुकाबला बन जाती है, खैर हम एंड पे डिस्कस करें। लेकिन पहला हमारा सेगमेंट चूंकि पॉलिटिक्स का है तो पॉलिटिक्स की जानकारी। काशिफ, हम आज इस दफा डिस्कस करेंगे दो मुख्तलिफ टॉपिक्स। एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखता है टॉपिक और दूसरा हमारी अपनी सियासत से ताल्लुक रखता है। तो पहले जो इंटरनेशनल टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं नाज़रीन को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तो पहले वीडियो देख लें फिर उसके बारे में हम बात करते हैं। Ceremony early after her campaign says she started to feel overheated, after which Clinton appeared unstable as she was helped into a van, as you see in this video here. जी, इसमें बेसिकली नजर ये आ रहा है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं हिलरी क्लिंटन, वो एक गाड़ी में बैठने जा रही हैं और एक वैन में रादर, और वो नजर आता है वीडियो में कि वो गिर जाती है। अब ये मामला कुछ दिन से चल रहा है कि बड़े लोगों ने कहा जी इनकी तबीयत नहीं ठीक हिलरी क्लिंटन की, तो जाहिर है, लेकिन उनकी जो अपने जो लोग हैं उनकी पार्टी के और उनके जो कैंपेन मैनेजर्स हैं उन्होंने कोई उसके ऊपर ऐसा सच बात नहीं की। इस गिरने की वीडियो क्योंकि एक बंदे ने पीछे से किसी ने बना के सोशल मीडिया पे डाल दी थी और उस जरिए से सब तक पहुंची, तो इसके बाद जाहिर है उन्होंने उनको बताना पड़ा कि क्या बात हुई। तो वो ये फिर बाद में डायग्नोज हुआ कि उनको निमोनिया, बल्कि उनको निमोनिया चीजें डबल निमोनिया जिसे कहते हैं, उनको वो था, जो कि बड़ा एक सीरियस किस्म का इलनेस है। अब इसके ऊपर जाहिर है जो उनके दूसरे मुकाबले में उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने चीज का भरपूर फायदा उठाया कि ये फिट ही नहीं है प्रेसिडेंट होने के लिए, और ये कैसे हो सकता है कि जो कैंपेन के दौरान नवंबर में इलेक्शन और अभी उनको निमोनिया हो गया। फिर जाहिर है हिलरी क्लिंटन के एक दो दिन बाद कुछ अमेरिकी चैनल्स पे इंटरव्यू भी आए जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी मैं ठीक हूँ और मैं खैर से अपना शुरू करूंगी फिर से कैंपेन। अब ट्रंप की वीडियो भी अवेलेबल है जी, तो क्यों ना वो भी दिखा। Well, I really just don't know. I hope she gets well soon. I don't know what's going on. I'm like you. I see what I see. The coughing fit was a week ago, so I assume that was pneumonia also. I mean, I would think it would have been. So something's going on, but I just hope she gets well and gets back on the trail, and we'll be seeing her at the debate. We have to see what's wrong. I mean, we have to see what's wrong. But whatever it is, I'm ready. तो जाहिर है अब ये तो कहीं भी किसी मुल्क में भी इसी तरह का इंसिडेंट हो तो जो आपके मुखालिफ सियासतदान है वो जाहिर है इस चीज का फायदा उठाएंगे, सिचुएशन कैश करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक बात बड़ी गौर वाली जो ट्रंप साहब के बारे में, वो कुछ देर पहले, अब जब भी जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है उन्होंने एक डॉक्टर का नोट देना होता है कि जी मेरी हेल्थ सर्टिफिकेट ये है, जाहिर तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी नोट था, एक उसकी तस्वीर भी किन नजर आ रही होगी नाजरीन को। अब इसमें मसला क्या है कि जो डॉक्टर है इनके, इन्होंने बाद में बताया कि ट्रंप साहब का नोट मैंने 5 मिनट में लिखा और वो अपनी लिमोजीन में बाहर बैठे हुए थे और वो मैंने जाके नोट उनको दे दिया। तो ये उनके खिलाफ भी बात जाती है। अब इसमें लेकिन जो ज्यादा खौफनाक बात है जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि हिलरी क्लिंटन की उम्र है 68, डोनाल्ड ट्रंप साहब खैर 70 साल के हैं, तो कलेक्टिवली ये दोनों वन ऑफ द एल्डेस्ट कैंडिडेट्स हैं इस वक्त इस प्रेसिडेंशियल रेस में। यानी कि दोनों में से कोई एक खैर से प्रेसिडेंट बनेगा, तो अगर तो हिलरी क्लिंटन बनती हैं तो वो जो अपनी पहली टर्म खत्म करेंगे वो 72 की होंगी और डोनाल्ड ट्रंप साहब 74 के होंगे। तो जाहिर है एक बंदा जो 70 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं, जाहिर है हेल्थ इश्यूज ऑब्वियसली वो तो एक कुदरती चीज है। तो ये एक बड़ी टॉपिक इस लिहाज से तो इंटरेस्टिंग है कि हिलरी क्लिंटन को निमोनिया हुआ, लेकिन इस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग बहुत है कि उन दोनों की जो एज है
वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगी इस प्रेसिडेंसी के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा इलेक्शन है ये। और मैं यही नाज़रीन को हमेशा कहता हूँ, जब हम अमेरिकन पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अब ये इलेक्शन बहुत करीब है और ये चीज हमें डायरेक्टली पाकिस्तान को इफेक्ट करती है। जाहिर है उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो मतलब फ्री वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा मुल्क वो अमेरिका ही माना जाता है, और हम चूंकि इस दुनिया में ही हैं तो हमें भी उस चीज से इफेक्ट यकीनन होगा, और पाकिस्तान को तो खास तौर पर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये खैर हमारा इंटरनेशनल टॉपिक था। तो अब दूसरी तरफ जो हमारे मुल्क की जानिब आए वो ये है कि इमरान खान साहब, आपके और मेरे फेवरेट, जी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने इस दफा ऐलान किया कराची के जलसे में अपने कि जी वो जा रहे हैं रायवंड मार्च करने। अच्छा, ठीक है। अब रायवंड मार्च क्या है ये उनको शायद हमसे थोड़ा ही बेहतर पता हो, लेकिन मेरा जितना बुनियादी इल्म है वो यही कहता है कि वो एक जाएंगे कुछ चंद लोगों के साथ और रायवंड जो नवाज शरीफ साहब के घर है उनके बाहर जाके कुछ धरना धुरना देने की कोशिश करेंगे, इस तरह की बात है। अब इसके मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड देता हूँ कि इन्होंने एक चेरिंग क्रॉस पे एक जलसा किया जो कि नाकाम रहा, फिर कराची में इन्होंने एक जलसा किया जो कि वो भी नाकाम था, उसके ऊपर ना ज्यादा लोगों की तादाद थी, वो आपको कैमरे शैमरे और ड्रोन जो भी दिखा दें, असल सूरत है तो ग्राउंड पर पता चलती है। तो उसी जलसे पे, क्योंकि उसकी मुझे नहीं पता उसकी नाकामी के बायस उन्होंने ये चीज की है या उनको वैसे ही उनका दिल कर रहा था कोई अजीब सी बात करने का, तो उन्होंने कुछ और करने का, उन्होंने कहा जी मैं रायवंड मार्च करूं। अब जो रिसेंटली चीज हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसके उनके साथ जितने भी लोग थे, तारुल कादरी, शेख रशीद और जितनी उनकी ऑपोजिशन जो लोग उनके साथ, उन सब ने कहा जी ये हम नहीं करेंगे। और ये बड़ा एक मुझे एक लिहाज से अच्छा पॉइंट लगा, क्योंकि सब कहते हैं जी अगर आप एक किसी बंदे के घर पहुंच जाएंगे तो फिर पीछे बात क्या रहेगी। बस सियासत जो है वो सियासत है। आप कल को कह जी हम बनी काला जा रहे हैं, हाँ साहब को पसंद नहीं आएगा। वेज़लाई की बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी कि जी क्या मेरा घर तो मेन रोड पे, कल को लोग आगे मेरे घर पे पत्थर मारना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा। हर बंदे का ये एक रद्द-ए-अमल इसी पे यही है कि जी खान साहब आप सियासत को सियासत की हद तक रखें, ये पर्सनल होने की जरूरत। अप्रोच के तहत आप देखें असद के जो फेवर्स थे, जो लोगों के, जो हमारी यूथ के, अब वो भी सोचने में मजबूर हो गए कि यार ये बंदा ना हमारी खुराक देख रहा है, ना हमारी तालीम देख रहा है, ना हमारा राह देख रहा है, ये हमारे साथ कर क्या रहा है। और मैं तो ये भी कहता हूँ उनको मेरी वर्ड ऑफ एडवाइस ये कि आप अपना जो आपका सूबा है उस पर फोकस करें, राइट, और वहां से दिखाएं आप कि ये देखें जी ये किया हमने। बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल ये तो एक बहुत ही आपको पता है लंबा चौड़ा टॉपिक है जिसकी वजह में हम शुरू हो गए तो पूरा शो ही लग जाएगा, लेकिन चले उनको राइट। तो परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो खुद बखुद ही आपको फेवर्स भी मिलेंगे, लोगों का साथ भी मिलेगा और वोट्स भी मिलेंगे। लेकिन इस तरह की डिस्ट्रक्टिव किस्म के काम करने से हम नहीं मतलब ये समझते कि जी हमारा मुल्क मजीद तरक्की कर सकता है या हम आगे बढ़ते हैं। शऊर देना अगर हमारा काम है तो घरों में जाके थोड़ा सा जरा मुश्किल हो जाता है ये सिचुएशन। हमें अपने आप को उस लेवल पर लेकर आना है कि लोग देखने के बाद कहें यार वाकई में ऐसा होता है लीडर, और हमें इसी को फॉलो करना है। जी असद, स्पोर्ट्स की जाने बढ़ा जाए। राइट, आइए व्यूअर्स चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट स्पोर्ट्स कॉर्नर की जानिब और आपको बताते हैं कि आज स्पोर्ट्स कॉर्नर में हम आपके साथ किस बात पे करेंगे बात। काशिफ अभी वो ओलंपिक्स खत्म हुए जी, तो उसके बाद शुरू हो गए जिनको कहा जाता है पैरालंपिक्स। जी बिल्कुल। अब पैरालंपिक्स बेसिकली वो ओलंपिक्स होते हैं जिनके अंदर वो लोग कम्पीट करते हैं जो किसी भी फॉर्म में डिसेबल्ड हैं या और वो उनके लिए ओलंपिक्स किए जाते हैं। तो अब पाकिस्तान की गैर हाजिरी जो ओलंपिक्स थे उनमें तो बहुत ही वाज़ेह थी, और हमने खैर से अपने शो में कई दफ़ा डिस्कस की ये बात, और हमने बकाया बल्कि कोई कुछ गेस्ट भी थे, हमारे दोस्त भी आए थे, उन्होंने बताया भी था कि पाकिस्तान ने इस दफा नहीं पार्टिसिपेट करा, पहले ही पता था। हॉकी जो हमारी मेन स्पोर्ट्स है उसमें हमारी पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड थी। तो कुछ दिन पहले ही एक बड़ी अच्छी खबर मिली जी, वो ये कि एक हैदर अली हैं, वो पैरालंपियन है माशाल्लाह, और उन्होंने लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है इन रियो की ओलंपिक्स। I don't think it was going to get back top two.
تو اس کے بعد پھر فرسٹ کلاس تک شروع کیا آپ نے اور کس طریقے سے میں ماسٹر کے لیے آیا ہسپتال میں وہی میں بتا رہا ہوں میں جو سارے ان کو پتہ نہیں کیا تھا لانگ جمپ کے اندر انہوں نے تقریباً جو 6.53 میٹرز کی جمپ جو ہے وہ حاصل کرتے ہوئے تو انہوں نے اپنا ریکارڈ بنایا اور انہوں نے برونز میڈل لیا. اور جو اس کا بعد میں جو پتے والی بات ہے وہ یہ کہ جو فاصلہ تھا جمپس میں ان سے جو فرسٹ ہیں وہ برازیلین ہے اور لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں تھا. تو یہ ایک بہت ایک میرے خیال میں ریکگنائز کرنے والی بات ہے کسی بندے نے پاکستان کا نام کا بڑا روشن کیا اس لحاظ سے. اور چلیں اولمپکس میں نہیں پیرالمپکس میں صحیح بٹ یہ یقیناً نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی اور یہ جو فارم ہے یہ جو پرٹیکولر اسپورٹ ہے لانگ جمپ اس میں پاکستان کا بڑی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. تو چلیں یہ اس وجہ سے یہ خبر مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگی. ویری رائٹ. اور اسد لاسٹ ٹائم بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے جس طرح سے احمد مشتبہ علی اور انہوں نے بھی بات کی تھی وہ ہائکنگ کے حساب سے ہماری ایڈ میں تھی کلائمبنگ کے حوالے سے. تو پاکستان میں الحمدللہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اگر ہم ان کو پراپرلی ایجوکیٹ کر کے ٹرین کریں ان کو وہ انوائرمنٹ دیں جس کے تحت وہ آگے بڑھ سکیں تو الحمدللہ وی کین ون. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے زبردست چیز انہوں نے یہ اسپورٹس کا ہمارے پاس ایک ہی آج کا ٹاپک تھا لیکن یہ ڈسکس کرنا ضروری ہے میں سمجھا. بالکل. تو آگے بڑھتے جی اب سوشل نیوز کی طرف. ویری رائٹ. جی کیوں نہ آپ سے ملاقات کی جائے اس فیڈ بیک کو دیکھا جائے جو آپ ہمیں بھیجتے ہیں ہمارے سیگمنٹ سوشل ویوز میں. سوشل ویوز میں اس دفعہ ہمیں ایک دو کامنٹس آئے تھے وہ لیکن اسی کے اراؤنڈ تھے جو ہم نے پچھلا اپنا ڈسکس کیا تھا جو آپ جن کا بھی آپ نے نام لیا احمد مشتبہ صاحب. تو وہ ایک بھائی جان ہے جنہوں نے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں مزید ڈیٹیلز دیں جس سے ہم بھی یہ جو اسپورٹ ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. تو میرے خیال میں آپ نے ذکر کیا تھا پچھلی باقاعدہ ان کی ویب سائٹ اور کچھ اور چیزوں کا بتایا تھا لیکن چلیں ہم آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو لنک ہے ہم ان کو پیج پہ دے دیں کیونکہ لوگ پوچھنا اچھی بات ہے ہمارے شو کے ذریعے ان کو ایک انفارمیشن ملی اور دوسرا وہ مزید انفارمیشن چاہ رہے ہیں وہ بھی دے دیں گے. دوسرا وہ ایک کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر جو پاکستان کے جو سب سے اس وقت اچھے ہیں کلائمبر جو ہیں ان کا نام میرے خیال میں یاسین علی ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ نے شو میں ان کو بھی بلائیں. تو یقیناً میں ہم اپنے ناظرین کو یہ اگر وہ چاہتی ہیں تو ہم کسی نہ کسی دن ضرور اس کو ایک سیگمنٹ کے طور پہ بنائیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی ویوز بالکل جیسے کہ اسد نے بھی بات کی ہے ایسا ہی ہے. آپ جن جن سے ملنا چاہتے ہیں جن جن سے بات کرنا چاہتے ہیں جو کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں وہ اسی طرح سے ہمیں آپ بتاتے رہیے اپنے فیڈ بیک کے ذریعے. تو یقینی طور پر ہم آپ کی خواہش کے مطابق اپنے پروگرام کو مزید فارمیٹ بھی کریں گے. اب وقت وہ چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا اور ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویورز ویلکم آفٹر دی شارٹ بریک. اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام #انداز بیان میں نیکسٹ سیگمنٹ کا. تو آئیے بڑھتے ہیں جی انفوٹینمنٹ کی جانب اور اسد سے پوچھتے ہیں کہ آج انفوٹینمنٹ میں ہمارے پاس آپ کے لیے کیا ہے. انٹرٹینمنٹ میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم کئی دفعہ اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکے ہیں. وہ ہے پاکستان کی اندر جو فلم انڈسٹری ہے جی اس کا ایک ریوائول جاری ہے اور اس کے اندر یقیناً نظر بھی آتا ہے کہ کئی ایسی موویز آ رہی ہیں کئی ایسے نئے نام ہمیں نئے اسٹارز نظر آتے ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں موویز کے اندر. تو ظاہر ہے عید چونکہ اب گزری تو عید کے اوپر کئی فلمز آتی ہیں. 3 ایسی فلمز ہیں جن کے ٹریلرز جو ہیں ان کی پہلے ہم ناظرین کو وہ کلپنگز دکھا دیتے ہیں اور پھر میں ڈسکس کرتا ہوں اوور آل انڈسٹری کے اوپر. رائٹ. ایکٹنگ از اے ڈریم. ہر انسان ایکٹر بننا چاہتا ہے پر بنتا کوئی ہے. سنا ہے قائد اعظم بھی اداکار بننا چاہتے تھے. یہ تو حد ہوگی. قائد اعظم کو اداکار بنا رہے ہیں. بڑے وکیل سے بنا گئے بڑے سے بڑا اداکار کیا وہ چیتا یار یہ آئیڈیا میرے کو پہلے کیوں نہیں آیا. یہ ہے تمہاری اداکاری. کیا منہ دکھاؤں گا لوگوں کو. نکل جا نکل جا.
फिल्म में क्या बना? Try to understand. अरे जिंदगी तुमसे संभल नहीं रही, फिल्म क्या तुम खाक बनाओगे? क्या आप जज्बात बेच सकती है? क्या? I love my wife. Please spare me a goddamn it. Mean, is that where you're going? It's just for a family wedding. The second she lands, they're going to marry her off in one of those shuttlecock burqas. मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं कुर्बानी का बकरा बन के घर जा रही हूँ? एक तरफ दानियाल, इस्लामाबाद का शोधा, और दूसरी तरफ असफलिया, मोटा, नालायक, खड़ूस। आओ। मैं सेटल है। असिस्टेंट प्रोफेसर लगा था मेरी यूनिवर्सिटी में 2 सेमेस्टर के लिए। Keep it up with a Khan Dashi. तीन ये मूवीज थे, एक का नाम है एक्टर इन लॉ, एक जिंदगी कितनी हसीन है, और तीसरी थी जानान। जी। तो अब इन मूवीज का ये है कि एक तो ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, कुछ लोगों ने फेसबुक और उस पर ट्वीट किया, एक्टर इन लॉ को बहुत प्रेज किया। राइट। अली जफर उनमें से हैं जो हमारे बहुत बड़े वैसे स्टार हैं, और कुछ और लोगों की उसके अंदर पोस्ट हैं। तो बस वो ओवरऑल, अब हम सारी मूवीज को बाकायदा एक एक करके डिस्कस तो नहीं, जाहिर काफी इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर ओवरऑल कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में एक ही हवा चल पड़ी है जी, जिसके अंदर अब आपके जो क्रॉस बॉर्डर जैसे हम बात करते थे, वो लोग भी पार्टिसिपेट करके और वो अप्रिशिएट भी करते हैं, और हम खुद हमारे अपने लोग जो है इस दफा सिनेमा जो थे पैक थे। राइट। क्योंकि ईद पे जाहिर है, और तो बाकी बहुत ज्यादा मसरूफियात होती है, लेकिन एक ये भी यकीनी एंटरटेनमेंट की हमारे पास। और वो अब देखिए, मैं जो मेरे पास एक एप्लीकेशन ही है जिससे आप देख सकते हैं कि बाकायदा जितने शहर हैं और जितने आपके शहर में कौन कौन सी मूवीज, तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि इंडियन मूवीज एक ही थी सिर्फ उसके अंदर, और बाकी सारी हमारी मूवीज थी। यूजली तो ये होता है ना जी कि फलाने खान की मूवी आ रही है या फलाने उसकी मूवी आ रही है, तो ईद पे जी बड़ा मजा आएगा वो जाके देखेंगे। तो आप लोगों के पास अपनी हमारी डोमेस्टिक जो मूवीज और डोमेस्टिक हमारा फिल्म सिनेरियो है उसकी मूवीज देखने को मिली, और ये एक बहुत एक क्रेडिट जाता है हमारे स्टूडियोज को। बिल्कुल। और अगेन हमारे प्राइवेट सिटीजन और उनके जो वो स्टूडियोज चला रहे हैं उसके अंदर मेहनत कर रहे हैं और काम का अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और उनके इस काम को देखते हुए लोगों को एनकरेजमेंट मिलती है, और हम देखते हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री भी मूवी की तरफ आ रही है, और कितने एक्टर्स हैं, कितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं जो कि अपनी मूवीज अब लॉन्च कर रहे हैं, और ये यकीनन एक मेरे ख्याल में इसके अंदर रुकावट इंशाल्लाह नहीं आनी चाहिए। अगेन हम थोड़े थोड़े मसले डिस्कस करते रहते हैं, सेंसर बोर्ड के अंदर होती हैं, लेकिन उनको भी क्योंकि पहले तो इजी था ना मामला, को एक जगह मूवी आ गई तो अब मूवी ज्यादा आ रही है, काम ज्यादा कर और होगा, जाहिर इसके अंदर और इसके मसले भी निकलेंगे। अच्छा है, वो भी एक अच्छा है, हमेशा एक चेक एंड बैलेंस भी रहना चाहिए। ये नहीं कि फ्री हैंड सबको दे देंगे कि जो आपने बनाना है बनाया और वो हम सिनेमा पे लगा देंगे, ये भी गलत है वैसे। लेकिन ये एक हैंड इन हैंड जाती है चीज, और मेरे ख्याल में अब हमें सिर्फ ईद के बहाने फिल्म नहीं देखने को मिलेगी, इंशाल्लाह आती रहेंगी। और ये जो एक वर्ड आजकल हम बड़ा सुन रहे हैं ना, मेड इन पाकिस्तान, इसको हमें यकीनी तौर पर प्रमोट करना है, बिकॉज वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी आर द पीपल हु आर पाकिस्तान। हमसे मिलकर बनाया ना, तो ये हम ही हैं जो उसकी पहचान है। तो हमें अपने आप को, अपने मुल्क को यकीनी तौर पर जो है प्रमोट भी करना है, इसको पसंद भी करना है। और वो एक जो खाम खा के एक सेंटेंस है ना कि यार पाकिस्तानी फिल्म कौन जाके पैसे जाया करे, मेरे ख्याल में इस तरह की बात जो है वो यकीनन हमारे मुल्क में नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल, हमें क्वालिटी देखनी है, उसके बाद क्रिटिसाइज करना है। बुरी मूवीज जो है वो हर दुनिया में हर जगह बनती है, लेकिन अच्छी भी बनती है। बिल्कुल ऐसा। अब आप सिर्फ कह दीजिए क्योंकि इनकी पिछली 12-13 ही बुरी थी, फिर 14वीं भी बुरी होगी, ये गलत बात है। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। सपोर्ट करें, देखें, और देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। घर पे बैठ के अंदाजा लगा लेना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। अच्छा चले नेक्स्ट सेगमेंट की जाने, सोशल पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वेरी राइट, आइए वो चलते हैं सोशल पॉइंट की जानिब, और असद हमें बताते हैं कि आज सोशल पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे। जी काशिफ, जो टॉपिक हम सोशल पॉइंट में इस दफा डिस्कस करेंगे वो बेसिकली अब ईद के ऊपर जाहिर है सब सुबह उठते हैं, नमाज पे जाते हैं, लेकिन बड़ी ईद पे जाहिर है कुर्बानी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है हर बंदे की ईद में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मैंने उसके ऊपर देखा कि कुछ घरों में, कैंटोनमेंट वगैरह वगैरह इलाकों में एक ही घर में 3-3 ऐसे बकरे हैं, ऊंट भी हैं, गायें भी हैं, एक ही घर में बहुत ज्यादा। तो मैंने फिर समझा कि कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि इजाफा हो रहा है, या तो मैंने जरूर जाहिर है मैंने समझा कि जाहिर है उनकी जो प्राइसेज हैं और कीमतें हैं वो यकीनन कम हो रही होंगी, तो इजाफा हो रहा है। तो मैं बिल्कुल गलत था। मैंने जाके थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि ना सिर्फ बढ़ी है प्राइसेस, बट दुगनी नहीं, ट्रिपल
हो गई है प्राइसेस पिछले कुछ ही सालों में। बिल्कुल ठीक। अब जाहिर है हर बंदे की जो अपनी एक फाइनेंशियल आमद होगी उसके मुताबिक ही कुर्बानी है, ये जो कहता है आपका मजहब भी कहता है। तो वो फिर एक ढूंढते ढूंढते रिसर्च करते करते वो मैंने सोचा पूरा सेगमेंट हमारा टॉपिक बनता है। बिल्कुल ठीक। वो ये काशिफ कि एक आम बकरा, अब मैंने पता किया तो आम करते हुए भी तो 25,000 से नॉर्मल फ्लैट रेट। बिल्कुल। तो वो गाय और ऊंट का क्या रेट होगा? बिल्कुल ठीक। 1.25 लाख से 1.5 लाख की आपको नॉर्मल गाय जो है जिसका वजन को इतना ज्यादा नहीं कोई रिमार्केबल होता हुआ, और ऊंट तो खैर आप छोड़ ही देना, वो तो एक अलग बात है। तो इस पे फिर ये रेट शीट आई तो मैंने कहा जी कलेक्टिवली एक और भी बात बहुत जरूरी बनती है, कलेक्टिवली पाकिस्तान खर्चा कितना करता है इसके ऊपर, तो वो भी स्टेटिस्टिक्स में लेके आए। $2.8 बिलियन 2.8 बिलियन डॉलर टोटल पाकिस्तान का, और ये लाइव स्टॉक जितने जानवर हैं उनकी खरीदो फरोख्त के बेसिस पे $2.8 बिलियन। तो किसी बंदे ने उसके नीचे कमेंट लिखा, इतने पैसों में आप 3 या 4 शौकत खानम के लेवल के अस्पताल बना सकते हैं माशाअल्लाह। जितना अब आते हैं अपने सोशल जो पॉइंट, जो एक्चुअल पॉइंट है, राइट, वो ये है कि लोगों ने ये तो एक आपकी एक मजहब की तरफ से आपने कुर्बानी करनी है, आपका फर्ज है, लेकिन ये बिल्कुल फर्ज नहीं है कि आप उसको एक मुकाबले के नजरिए से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अब ये देखें, एक घर में अगर 3 बकरे हैं और 2 गायें और 1 ऊंट है तो अगला वाला कहेगा जी मैंने इसको टॉप करना है। ये असल में लोगों की मेंटालिटी है, ऐसा ही है। और ये फैक्ट है, मैं देखता हूँ जाकर इर्द गिर्द जो है लोग अपनी कर रहे हैं और बड़ा वो फखर से कह रहे हैं जी कि मैंने इतने किए तो आपने इतने किए तो मैं इतने अगले साल इतने करूंगा तो बड़ा मजा आएगा, जैसे कोई क्रिकेट हो रही है, ऐसा ही। तो ये अब इस पे बात ये आती है कि आपने एक कमिटमेंट जो आपकी है एज ए मुस्लिम उसको आपने कम्पिटिटिव कर लिया, राइट। तो ये एक वैसी बहुत गलत बात है, इसका बनता नहीं, कोई सेंस नहीं बनती। दूसरा, फिर आप इस चीज पे फोकस करें कि आप दोनों चीजें जो हैं आप अचीव कर सकते हैं, आप कुर्बानी भी कर सकते हैं और आप एक गरीब आदमी का भला भी कर सकते हैं। अब आप देखें, एक मैंने चीज पढ़ी थी, ये सुनी सुनाई बात है लेकिन मैं बिल्कुल यकीन कर सकता हूँ, हो सकता है एक बंदे ने 40 लाख रुपए की एक कुर्बानी की है, एक गाय की, जिसका जो कहते हैं वो मैं कहीं देख रहा था कि 35 या पता नहीं कितने मन उसका वजन था, और 40 लाख रुपए की उसने वो की है कुर्बानी दी। 40 लाख रुपए को आम अमाउंट है यार, एक घर बन जाता है, बच्चियां इतनी सारी ब्याई जाती हैं, तालीम दे सकते हैं। आपने लाखों में जाना तो 1 लाख का कर लेते और बाकी जो आप किसी अच्छे काम के लिए और दे देते। इसके अंदर मेरे ख्याल में एक जिसे कहते हैं रेट कंट्रोल कि जी गवर्नमेंट एक बेसिस पे करे। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये जी इसमें इशू क्या है, ये पूरा एक सिस्टम है, राइट, कि जी एक बंदे ने अब आज बहुत लोगों ने फैसला किया कि जी हम इतने बकरे या इतनी चीजें जो अभी खरीद लेंगे, उनको एक साल हम बढ़ा करेंगे, उनको पता है कि अगले साल इसमें रेट में और इजाफा होना है, तो आप प्रॉफिट मार्जिन देख लें उसके अंदर। एक ये अगेन कारोबारी कर दिया मामले को, राइट। जो जितने भी कसाई हैं अब उनका रेट सुन के मैं हैरान हो गया था, राइट, कि मतलब अब वो और टाइम ही नहीं देना, कि मतलब लोग जो है वो इंतजार भी करते रहे 3-3 दिन तक, लेकिन और ऐसा खर्चा करें एक कसाई के ऊपर, तो ये भी ज़हन नहीं मानता। और ये अर्ज करता हूँ मैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है इस चीज पे कंट्रोल देखे तो सही कि इसमें ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। और जिस बंदे ने अगर फर्ज करें जिस बंदे ने जेन्युइनली कुर्बानी देनी है और उसकी जेब में 25,000 रुपए नहीं है, चले 10-12,000 रुपए भी नहीं है, वो क्या करे, हिस्सा कहाँ से डालेगा। हमारे सामने आसपास कितने ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है, हमारे घरों में हेल्पिंग स्टाफ होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है, अगर हम उनकी जरा थोड़ा सा फैमिलीज को देखें तो उनको बेचारों को हमसे कहीं ज्यादा हेल्प की और सपोर्ट की जरूरत होती है। देयर आर सो मेनी अदर वेज, अगर हमें चैरिटी ही करनी है, वेलफेयर का काम करना है तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। जैसा कि अभी असद ने भी कहा, कुर्बानी फर्ज है, वो हमने करनी ही करनी है, लेकिन कुर्बानी करें दिखावा नहीं करें। तो बाकी इतना ही आज के लिए मेरे ख्याल में बहुत है, राइट। और अगेन नाज़रीन को मैं कहूंगा कि हमारे हर टॉपिक के ऊपर हमें कोई ना कोई बात आप फीडबैक दिया करें, उसी से बात बनती है। जी स्वीट हारूज, ये था हमारा इस हफ्ते का प्रोग्राम #अंदाज़े-बयां। उम्मीद करते हैं कि मोहब्बतों के इस सफर में इसी तरह से आप हमारे साथ ही रहेंगे अपने फीडबैक के जरिए, जो कि आप हमें भेजते हैं हमारे फेसबुक और ट्विटर के पेजेस #अंदाज़े-बयां ANDAZ-E-BAYAN पर। असद निज़ामी, काशिफ कुरैशी, प्रोग्राम #अंदाज़े-बयां की तमाम टीम को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात आप ही की हुई कुछ और बातों के साथ। So till then, take care, रब राखा, and love you Pakistan.